गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टैंडर्ड 12 का एक थियरी टेस्ट चेक करेंगे और उसको कैसे आंसर करना है वो भी देखेंगे। अच्छा, इसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड है? तो चैप्टर नंबर 2 जो कि सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4 काइनेटिक्स, ठीक है ना, डी एंड एफ ब्लॉक, और 9th है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो चलो, आप लोग सबसे पहले क्या ट्राई करो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके जो आंसर्स है वो खुद ट्राई करो पहले लिखने का, ठीक है ना। चलो, और अभी मैं सीधा ले जाता हूँ आपको इसके सॉल्यूशन में, जिसको मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन है कि आप आइसोमरिज्म बताइए, ठीक है ना, किसके स्ट्रक्चर का? इसका। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें करना क्या था भाई, ये जो कंपाउंड है वो कौन से टाइप का है? तो ये कंपाउंड जो है वो है ऐसा कुछ, है ना, ये जो कंपाउंड है वो ऐसे टाइप का है। अच्छा, ठीक है, तो ये इतना तो हमें पता है कि भाई ऐसा टाइप का कंपाउंड होता है ना, क्योंकि ये जो C2O4 है वो है ऑक्जेलेट आयन, है ना, C2O4-2 है, वो है ऑक्जेलेट आयन, और वो कितना डेंटेट होता है? बाइडेंटेट, राइट। तो ये बाइडेंटेट होता है और इसीलिए मैंने इसको ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है, AA2 के फॉर्म में, राइट। अच्छा, दूसरी बात, अगर ऐसा कंपाउंड होता है तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कितना होता है और ऑप्टिकल कितना होता है वो हमें ऑलरेडी पता है। भाई टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है इसका कितना? 2 होता है, बराबर है। चलो ठीक है, यानी कि इसका होता है सीस और दूसरा होता है ट्रांस। इसको मैं थोड़ा एक्चुअली रिवर्स फॉर्म में लिखता हूँ क्योंकि मुझे इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका एक होगा ट्रांस, एक होगा सीस, और यही सीस जो है वो अगर डेक्स्ट्रो होगा तो उसका यहाँ पे मिरर इमेज बनेगा जो कि होगा लीवो, और जो कि उसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा। यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये दोनों होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर ये दोनों होंगे, और टोटल हमें आइसोमर मिलेंगे 3 इसके। अच्छा चलो, अभी इसका ड्रॉ कैसे करना है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल टास्क ड्यूरिंग थियोरेटिकल एग्ज़ाम, राइट। तो इसको अगर आपको लिखना है तो इसको सबसे पहले तो आप क्या करो, क्योंकि पता है कि मुझे ये एक ऐसा प्लेन होता है, एक ऊपर होता है, तो सबसे पहले बीच में क्या बना दो, बीच में सेंट्रल मेटल एटम को लिख दो। अच्छा, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको अगर ट्रांस बनाना है तो ट्रांस कैसे होता है भाई, ऑपोजिट होता है, तो मैं इसको ऑपोजिट बना देता हूँ बी, और बी जो है वो ऑपोजिट में है। अच्छा ठीक है, तो एक जो ये यहाँ से बॉन्ड बनेगा, बराबर है ना, ये जो होगा वो ए होगा, और यहाँ जो होगा वो भी ए होगा, और ऐसा करके ऐसा होगा, बराबर। और सिमिलरली ए जो है वो यहाँ होगा और ऐसा करके होगा ऐसा, बराबर है। ठीक है, चलो अभी सीस बनाते हैं। तो सीस में भी सिमिलरली ऐसा ही एक बना दो, लेकिन सीस में बी और बी जो है वो पास पास में है, यानी कि बी और बी जो है वो यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया, यानी कि सीस में ड्रॉ कर लिया, और इसको यहाँ। अच्छा, तो अभी क्या करेंगे भाई, अभी करना पड़ेगा, सपोज़ कि ए होगा यहाँ पे एक, तो एक होगा ए यहाँ पे, तो एक ऐसे ऐसे करके होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे एक ए होगा तो एक ए नीचे होगा, तो ये दोनों तो बाइडेंटेड है, और एक यहाँ ऐसे करता है और एक ऐसे यहाँ करता है, बराबर है। तो ये हो गया, जो ये वाला है वो है ट्रांस, क्योंकि बी एंड बी जो है वो अपोजिट में है, यहाँ बी एंड बी जो है वो पास पास में है। अच्छा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे वापस एक बार ड्रॉ करता हूँ कि भाई ए यहाँ होता है, यहाँ होता है, और ए यहाँ होता है, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है ना। चलो, तो ये यहाँ से यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया, ये यहाँ से यहाँ, और सेंट्रल मेटल एटम बीच में ऐसा होता है, बराबर है। चलो, अभी इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, यानी कि डेक्स्ट्रो फॉर्म का लीवो फॉर्म बनाना है, मिरर इमेज बनाना है, जो ये दोनों फिर होंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इसको कैसे बनाना है, सिमिलर वे में, लेकिन इसको ऑपोजिट कर देना है, यानी कि इसको अगर मैं घुमा दूँ, ठीक है, ऐसे घुमा दूँ तो क्या होगा, चलो तो क्या होगा भाई, घुमा दूंगा तो यहाँ और यहाँ भी आ जाएगा, है ना, सिमिलरली, और यहाँ पे ए आ जाएगा, और यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ से यहाँ इजी है, और यहाँ से यहाँ बॉन्ड था, और ये यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। चलो, तो ये बन गया आपका लीवो फॉर्म, यानी कि टोटल हमारे पास हो गए कितने, 3 आइसोमर हो गए, एक हो गया डेक्स्ट्रो वाला, एक हो गया लीवो वाला, और एक सीस ट्रांस वाला, जिसमें से सीस जो है वो सब में कॉमन है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा भाई, ये रिएक्शन जो है ना
वो हमें इतना तो पता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है यानी कि K2Cr2O7 जो कि क्या करता है भाई, क्या करता है, H2S के साथ रिएक्शन करवाना है ना हमें, तो चलो चलो ठीक है, H2S के साथ रिएक्शन। अच्छा एक चीज़ तो याद रखना पड़ेगा हमें कि भाई सल्फ़र H2S को वो कर देता था सल्फ़र में कन्वर्ट। अच्छा इतना तो हमने कर लिया। फिर हमने एक बात और भी किया था कि भाई ये जो है ना वो ऑलवेज़ कन्वर्ट हो जाता है Cr+3 में, राइट। तो हमें इतना तो पता होना ही चाहिए कि ये जो है ना, आई एम सॉरी, तो ये जो है वो Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर है। तो चलो ठीक है, इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद में हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। तो इसको बैलेंस कर दो यार, यहाँ पे और एक पानी डाल दो और फिर इसको बैलेंस कर दो कि यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 डाल दो, राइट। सल्फ़र कितना है, यहाँ एक ही है, एक ही बैलेंस हो गया भाई। अच्छा पानी को H2 से बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। अच्छा तो पानी को बैलेंस करने के लिए एक काम करते हैं, कितने ऑक्सीजन है, 7 है, यहाँ 7 डालना पड़ेगा। पानी 7 कर दिया मैंने, ठीक है ना। इसको चेंज करने दो, यहाँ हो जाएगा 7H2O, फिर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अगर H+ बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, इतने हाइड्रोजन डालने पड़ेंगे, बराबर है। तो इतने हाइड्रोजन डाल देने का तो ऐसा कुछ मेजर है नहीं इसमें। सो यू कैन बैलेंस इट बेसिकली विद द यूज़ ऑफ योर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो चलो यहाँ 2K2 है, तो भाई यहाँ K तो है नहीं, तो K कैसे करेंगे। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें K रखो कोई, ठीक है ना। आप इसको इजी वे करने के लिए ऐसा भी कर सकते हो कि Cr2O7 यानी कि डाइक्रोमेट प्लस H2S विल गिव यू सल्फ़र प्लस Cr+3, और Cr क्योंकि 2 है तो यहाँ मैंने 2 कर दिया। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जैसे कि हम रेडॉक्स रिएक्शन में पानी डालते थे ऐसा पानी डाल दिया, और फिर सल्फ़र तो ऑलरेडी बैलेंस है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए मुझे डालना पड़ेगा, पानी के लिए H+ डालना पड़ेगा ना। तो भाई कितने H+ डालूंगा मैं, चलो 6H+ डाल देता हूँ, तो क्या बैलेंस हो जाएगा 7, नहीं 7 से काम नहीं चलेगा। तो कितना डालना पड़ेगा भैया, कितना डालना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ 2 तो ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा 10 और 12 डालना पड़ेगा ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, देयर इज़ नो मच इशू, ठीक है ना। नॉर्मली ऐसे भी करते हैं कि यहाँ पे ये 3H2S ये सब लिखा हुआ है, लेकिन इट्स ओके, दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन, यू कैन बैलेंस लाइक दिस ऑल्सो। चल इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया ये वाला कि भाई ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को आपको लिखना है नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में। भाई नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में सबसे ज़्यादा बच्चे गलतियाँ करते हैं कि ये जो पोर्शन है ना इसको मानते हैं कि रिएक्टेंट और इसको मानते हैं कि प्रोडक्ट, है ना। और फिर हम नर्स्ट इक्वेशन को तो हम सबको पता है कि भाई E=E0 माइनस, है ना, फिर क्या था बेटा 0.059/n। यहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं, 59 की जगह 69 लिख देते हैं। लॉग प्रोडक्ट अपॉन क्या था, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट था। अच्छा तो गलतियाँ बच्चे ये करते हैं कि भाई इसमें ये जो इक्वेशन है ना, ये वाला, ये जो आपका रिएक्शन बैलेंस लिखा हुआ है उसमें आप देखोगे ना तो एक्चुअल में आपका रिएक्टेंट ये है और ये आपका प्रोडक्ट है एनोड साइड का। तो एनोड साइड का ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना, और ये जो है ना वो रिएक्टेंट है किसके साइड का, कैथोड साइड का। यानी कि बेटा ये जो रिएक्टेंट है ना वो आएगा नीचे, ठीक है ना, और जो आपका Mg+2 वाला है प्रोडक्ट वाला वो ऊपर आएगा। तो 0.001 डिवाइडेड बाय 0.001। तो ये बच्चे गलतियाँ करते हैं, ठीक है, जिसको हमें एम आई राइट और रॉन्ग, लेट मी जस्ट चेक इट, मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा। यस दिस इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं। चलो तो ऐसा करके हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बस वैल्यू पुट कर दो और आपका इक्वेशन का आंसर आना चाहिए। उसके बाद में कहाँ गलतियाँ होती है भाई, इसके बाद में आपका क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अच्छा तो आप कंपेयर कर दो कि भाई ये जो है वो ABCD टाइप का है। अच्छा ठीक है, फिर आप क्या करो, फिर आपको बेटा लिखना है इसमें कि
इसका हम लोग पैर बनाते हैं तो ऐसा कुछ आता है ना, क्या होता है ABCD, फिर दूसरी एक पैर बनेगी ACBD, तीसरी पैर बनेगी ADBC, ठीक है ना। अच्छा, अभी इसके अगर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनाने हैं ना तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये जो है इसके अगर पैर बनाते हैं, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो है वो अपोजिट में है, यानी कि अगर ये M है तो ये दोनों अपोजिट में है, और A और B दोनों अपोजिट में है, और ये जो CD है वो यहाँ अपोजिट में है, ठीक है। तो ये एक बन गया। दूसरा वाला कैसे बनाना है, ये वाला यहाँ करते हैं। चलो M, ये A है, ये C है, यहाँ पे B है, यहाँ पे D है ना। और इसको करना है अगर, तो इसको करना है अपोजिट में है A और D, यहाँ पे है B और C, राइट। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हुए इसके 3, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं बाय यूजिंग पैर, ठीक है। चलो ये 3 हो गए, और ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता। तो आपका बेटा, आपका जो आंसर है वो ऑलरेडी आपके सामने आ चुका है, बराबर है। अच्छा चलो, तो आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है भाई, आगे वाला क्वेश्चन है ये वाला, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ना। तो चलो इसमें आपको बेटा लिखना है कि लेंथेनॉइड जो सीरीज़ है ना, लेंथेनॉइड सीरीज़ जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 4f जो ऑर्बिटल है 4f, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को पुट करते हैं, एम आई राइट। तो लेंथेनॉइड जो है जब आप इलेक्ट्रॉन 4f में पुट करते हो, राइट, तो क्या हो जाता है भाई, 4f जो होती है वो अंदर होती है, और बाहर क्या होता है, बाहर होता है मान लो कि 5p, एंड उसके आगे होता है 6s, राइट। अच्छा, तो ये जो होता है ना, तो क्या होता है कि इसमें आप यहाँ इलेक्ट्रॉन अंदर की जगह पुट करने जाते हो, जब 4f में इलेक्ट्रॉन पुट करते हो, तो ये जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है, अभी क्या होता है कि यहाँ जो 4f के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है सपोज, तो इसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है ना, पुअर शील्डिंग होता है। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अच्छे फोर्स से खींच जाते हैं, और साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। तो बस वही चीज़ को आपको यहाँ लिखना है, बराबर है। तो आई होप कि ऐसा डायग्राम बना के आपने खुद से भी किया होगा। चलो, और उसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और उसी की वजह से बेटा क्या होता है, जो साइज़ होती है लेंथेनॉइड में वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, कम हो जाती है, राइट। चलो उसके आगे और जाते हैं भाई, और क्या है क्वेश्चन, Mn+2 एंड Fe+2 उनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो भाई इस तो बहुत इजी आंसर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5, है ना, और Fe का कॉन्फ़िगरेशन होता है Fe+2 का होता है बेटा 3d6, है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ अकेला ऐसा ही लिख रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अगर आप लिखो मेरी जगह, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई ये है आर्गन वगैरह वगैरह, ठीक है ना, 4s2 ऐसा करके, तो आपको पूरा लिखना है। ये बात को ध्यान रखिएगा जब आप थियरी के एग्ज़ाम दे रहे हो तब। अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद में देखना है कि भाई ये हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड जो होता है ना वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो स्टेबल होता है तो वो ऑक्सीडेशन नहीं करने देगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ईजी चीज़ थी। उसके बाद में हम लोग जाते हैं भाई 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या था, 7th क्वेश्चन था कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो पता है रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, कैटलिस्ट पे, ठीक है ना, कैसा रिएक्टेंट है आपका, प्रेजेंस ऑफ लाइट वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो उसके बाद में क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज़ गिवन। अच्छा ठीक है, यानी कि मुझे P0 इज़ गिवन, कितना दिया है P0 12.3 kPa, ठीक है। उसके बाद में भाई आपको दिया हुआ है टेम्परेचर। अच्छा ठीक है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूनेट। अच्छा, यानी कि एक सॉल्यूट डाला जाता है, ठीक है ना, ऐसा एक पानी था पहले जिसका प्योर वेपर प्रेशर था इतना, उसके बाद में मैंने इसमें कुछ सॉल्यूट डाला, मान लो कि हम कुछ और कलर का लेते हैं इसमें, ये जो है वो सॉल्यूट है जो कि कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। अच्छा ठीक है, चलो तो अभी कैसे करेंगे इसको,
तो अभी इसके बाद इसका जो प्रेशर है ना वो मान लो कि इतना हो जाता है। तो हम लोग भी एक थियरी पढ़ चुके हैं कि भाई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसका बराबर होता है N2 अपॉन N2 प्लस N1। याद आ रहा है कुछ ऐसा, राइट? यानी कि ये जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन है, राइट, ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा? मुझे तो सिर्फ 1 मोलल ही दिया है। तो बेटा जब भी कभी भी 1 मोलल दो ना, तो 1 मोलल अगर देते हैं कभी भी, तो आपको ये 1 मोलल का एक फॉर्मूला याद रख लेना है। 1 मोलल का मतलब होता है कि 1 कितना, 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, 1000 ग्राम क्यों लिया? क्योंकि मुझे 1 kg लेना था, और 1 मोलल का मतलब होता है, मोलल का मतलब होता है मोल अपॉन kg, ठीक है ना, मोल अपॉन kg। तो 1 kg ले लिया मैंने, वाटर को 1 kg ले लिया, और 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम। अच्छा ठीक है, अभी उसका मुझे मोल निकालना है, मोल परसेंटेज निकालना है, यानी कि मोल बेसिकली यहाँ पे इसके लिए। तो क्या करूँगा मैं, ये सॉलिड का मोल तो मुझे पता ही है, प्लस पानी का मोल कितना आएगा? तो पानी का मोल आएगा भाई 1000 अपॉन 18, क्योंकि उसका मोलर मास होता है इतना, बराबर ना। ये आ गया मेरा टोटल मोल। अच्छा, ये आ गया मेरा टोटल मोल, तो ये नहीं, मैं नीचे रखूँगा, और ऊपर क्या रखूँगा? ऊपर रखूँगा मैं टोटल मोल, यानी कि 1। ये किसका मोल है भाई? ये है सॉल्यूट का मोल, ये भी है सॉल्यूट का मोल, एंड ये वाला है पानी का मोल, ठीक है। ऐसा मैंने क्या किया? क्योंकि मुझे x2 निकालना था, x2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, मुझे इसका वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा, है ना। तो ये इक्वेशन में पुट करने के लिए मैंने ऐसा कुछ कर लिया। तो बेटा नॉर्मली है ना, इसका वैल्यू याद रखते हैं, हम ऐसा करते नहीं है। 1000 अपॉन 18 जो है उसको याद रख लेते हैं 55। और इवन मैं तो बोलता हूँ कि जब कभी भी ऐसा आता है ना, तो आप इसको याद किया करो। किसको? 0.0177 है ना, ये ऑलवेज इतना फिक्स ही होता है। तो आपका अगर क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा, राइट। तो x2 को ही हमेशा याद कर लो कि भाई अगर 1 मोलल दिया है, इसका मतलब होता है 0.0177 मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलो याद कर लिया मैंने, डेल्टा P इज इक्वल्स टू N2, ये तो मुझे 0.0177 इसको मैंने याद कर लिया। और ये कितना होगा भाई? ये होगा P0 माइनस P कितना है वो तो मुझे फाइंड आउट करना है, और ये होगा P0। अभी P0 तो मुझे पता है कितना है, 12.3। तो भाई 12.3 माइनस P अपॉन 12.3 इज इक्वल्स टू होता है 0.0177। लो जी, ये करोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, बराबर है। चलो, तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मैं पूरा न्यूमेरिकल नहीं गिन रहा हूँ, क्योंकि हमें जल्दी से आपको सिर्फ आइडिया देना है क्या करना है उसका, ठीक है। बाकी सब आप कर सकते हो इजीली। अच्छा, इसके बाद में जाते हैं हम लोग किस में भाई, कौन ज़्यादा सॉल्युबल, इनसॉल्युबल या कैसा होता है, ठीक है। तो भाई फिनॉल कैसा होता है? भाई फिनॉल जो होता है ना, इसमें OH ग्रुप होता है जो कि पोलर होता है, और ये जो हाइड्रोकार्बन है वो नॉन पोलर होते हैं। और एक बार आ गया, यानी कि ये कैसा होता है भाई, पार्शियली सॉल्युबल होता है ना, क्योंकि पोलर भी है और नॉन पोलर भी है, दोनों ग्रुप है इसलिए, ठीक है। इसके बाद में टॉल्यूइन तो पूरा का पूरा नॉन पोलर ही होता है भाई, इसमें कुछ पोलैरिटी जैसा नो पोलैरिटी है ना, इसलिए वो पानी से ज़्यादा बात नहीं करते। चलो, इसके बाद में फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है ना, वो तो कैसा होता है भाई, इसमें तो पोलैरिटी बिल्कुल भर भर के होती है, तो ये तो हाईली सॉल्युबल होता है। इसके बाद में इथिलीन ग्लाइकॉल, तो इसमें तो ये 2 OH जो है वो कैसे होते हैं, बहुत ही खतरनाक, दो पोलर ग्रुप है, तो भाई ये तो सॉल्युबल होगा ही। अच्छा, CCl4। अच्छा, टेक्निकली देखा जाए ना तो CnCl बॉन्ड होगा उसमें, बिल्कुल ही बेटा, बिल्कुल ही ऐसा होगा। लेकिन ये जो CCl4 है ना, वो उसका अगर आप टोटलिटी में देखोगे तो इसका म्यू जो होगा वो मतलब पोलैरिटी नहीं आती है। तो इसकी वजह से ये जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, तो इसको हमें याद रख लेना है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। चलो, इसके बाद में पेंटेनॉल। तो पेंटेनॉल होता है, उसमें OH होता है, यानी कि वापस वही पार्शियली सॉल्युबल वाला आ गया। आगे भी था ना ऐसा फिनॉल वाला, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में चलो VBT थियरी के बेस पे हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो ठीक है, मैंने पहले तो क्या किया, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। अच्छा, बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ आगे आर्गन नहीं लिखते हैं, सिर्फ 3D लिखते हैं, है ना, सिर्फ 4s लिखते हैं। तो ये गलतियाँ नहीं करना है हमें,
राइट। अच्छा, उसके बाद में यहाँ आके रुक जाते हैं कि भाई इसका ये हाइब्रिडाइजेशन होगा इतना का और ये बना देगा। तो ऐसा नहीं करना है। इसके साथ साथ फिर आपको ऐसा भी एक बनाना है, यानी कि यहाँ जो ये जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं ना, वो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली लिगेंड ने दिए हैं, लिगेंड यानी कि एफ, है ना। तो ये जितने भी क्रॉस क्रॉस वाले बंडल्स है, ये सभी की जगह पे जो इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं वो किसने दिए हैं, एफ ने दिए हैं। अच्छा, फिर वहाँ यहाँ से भी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको आगे पूछा है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, आगे पूछा है ना कि भाई नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है, राइट। तो आपको सब लिखना पड़ेगा। तो भाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 5, क्योंकि ये 3D इलेक्ट्रॉन्स में 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे। तो उसके बेस पे म्यू जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 5.9 लिख देने का, ख़त्म कहानी, राइट। और ज्योमेट्री क्या आएगी भाई, sp3d2 की होती है ऑक्टाहेड्रल, तो वो भी आ गया। और मैग्नेटिक कैसा होता है, मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक। चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन, चलो तो इस रिएक्शन में क्या बोल रहे हैं, इस रिएक्शन में बोल रहे हैं कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस करना है एस्टर। अच्छा, यानी कि रिएक्शन जो है वो ऐसा है कि एस्टर जो है उसका हाइड्रोलिसिस यानी कि पानी के साथ रिएक्शन होता है तो एसिड और अल्कोहल मिलता है ना। इसका हम बिल्कुल विपरीत रिएक्शन यानी कि उल्टा रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, उसका मतलब है कि पानी बहुत ही एक्सेस अमाउंट में होगा और सिर्फ रिएक्शन डिपेंड करेगा एस्टर पे ही, ठीक है। अच्छा, और वही एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग टाइम पे कितना होगा, यानी कि बाय द टाइम धीरे 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 वो कम होता जा रहा है। अच्छा ठीक है, हमें एक्चुअली उसका फाइंड आउट करना है क्या, लेकिन रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर इतना हमें दिया हुआ है रिएक्शन में ही, तो ठीक है। रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन होता है K = 2.303/T log C0/C, ठीक है ना। अच्छा, मुझे यहाँ पे 3 केस दिए हुए हैं। एक तो टाइम T = 0 से टाइम T = 30 तक जा रहा है। अच्छा, बराबर है। फिर दूसरी बार क्या हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है भाई टाइम T = 0 से टाइम T = 60 जा रहा है। और तीसरी बार हो रहा है टाइम T = 0 से T = 90 हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी ये जो डेल्टा टी हुआ ना, डेल्टा टी, उसी को मैं कहाँ डालूंगा, डेल्टा टी यानी कि 30, इसका डेल्टा टी हुआ 60। आप डायरेक्टली इसको भी ले सकते हो, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो डेल्टा टी है ना, वो आप यहाँ पे टाइम की जगह डालने वाले हो। अच्छा ठीक है, यानी कि मैं अगर के फाइंड आउट करना है तो ये मैं इक्वेशन मेरा बनेगा ये वाला, है ना। ये क्यों लिया मैंने, यहाँ C0 0.55 क्यों आया, क्योंकि ये C0 है वो 0.55 है और 30 वाला जो है टाइम, वो वाला कॉन्सेंट्रेशन है 0.31, है ना। तो वैसे करके आप अगर वैल्यूज़ निकालते हो तो आपको ये आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा, log 1.7 का वैल्यू क्या होता है, तो इसके लिए आपको log 2 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी एंड log 3 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, है ना। तो आप थोड़ा इजीली इसको निकाल पाओगे, राइट। तो बेसिकली क्योंकि ये क्या है कि आपका जो ये है पॉइंट log 2 एंड log 3 उसके दोनों के बीच में हो, आई एम सॉरी, log 2 नहीं, log 1 एंड log 2 के बीच में होगा ना। यहाँ पे आएगा, ये जो है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो log 1.77 है उसको आप कैसे निकालोगे इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको अगर शॉर्टकट में करना है तो log 1 एंड log 2, है ना, इन दोनों के बीच का वैल्यू आएगा। तो भाई log 1 का वैल्यू तो होता है 0 और log 2 का वैल्यू होता है 0.3। तो भाई 0.3 एंड 0 के बीच में क्या होता है, बीच में होता है 0.1, क्या होता है भाई 0.15, बराबर है। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा जो आंसर है ना वो तो एक्चुअली अलग आएगा, क्योंकि मेरा 1.5 नहीं है, मेरा log 1.5 मुझे नहीं पूछा, मुझे पूछा 1.77, है ना। यानी कि 1.5 एंड 2 के बीच में, एंड 2 के log 2 के बीच में, है ना। यानी कि 0.15 एंड 0.3 इसके बीच में मेरा आंसर आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा ये जो यहाँ लिखा हुआ है 0.25, बराबर है। तो रफली आप ऐसा लेके ले सकते हो। अगर आपके पास कैल्सी अलाउड है तो फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर अलाउड नहीं है तो फिर आपको इसको गिनना पड़ेगा लॉग टेबल का यूज़ करके, बराबर है। लेकिन ये शॉर्टकट आपको नीट या जेई में भी यूज़ कर सकते हो। चलो, इसके बाद में मैंने ये फाइंड आउट कर लिया के। अच्छा, के की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, फिर मैं 60 के लिए फाइंड आउट करूँगा, है ना। तो ये के 60 के लिए फाइंड आउट किया मैंने, और इसी का C0 और नीचे आएगा C, है ना। ऊपर आता है C0 यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, नीचे आता है आपका एट दैट टाइम का कॉन्सेंट्रेशन। तो भाई ये ऐसा करते करते मुझे यहाँ का एक के का वैल्यू मिला, ऊपर भी मिला था एक के का वैल्यू, और सेकंड वैल्यू के का मुझे मिला था यहाँ पे।
और फिर उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसके बाद में इसका एवरेज निकाल दो। तो भाई मैंने एवरेज निकाल दिया डिवाइडेड बाय 3 करके प्लस करके, तो मेरे को एवरेज वैल्यू मिल गया है। उसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है कि एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन H2O2 का, जो कि हमें पता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन नॉर्मली होते हैं फर्स्ट ऑर्डर। उसके एक इक्वेशन फॉर्म में रिएक्शन लिखा हुआ है, यानी कि log K इज इक्वल्स टू दिस वन माइनस दिस वन। अच्छा, ये कुछ फॉर्मेट जाना जाना सा लग रहा है ना। ये फॉर्मेट जो है वो log K इज इक्वल्स टू log A इज इक्वल्स टू EA अपॉन RT, है ना। यहाँ पे 2.303 भी आएगा क्योंकि आपका इक्वेशन लॉग में है। तो भाई इसके साथ हम अगर मैच कर ले, ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है वो सेम टू सेम बेटा, सेम टू सेम है। कैसा वाला? सेम टू सेम है, नीचे वाला जैसा है ना, ऐसा ही, ठीक है। तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं, ये दोनों सेम हैं, देखो ये दोनों सेम होंगे, यानी कि log A बराबर ये होगा, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ लिखी हुई है कि log A बराबर ये होगा और ये दोनों जो है इसका बराबर ये होगा। तो अभी क्या करना है, अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो भाई ये जो है, ये का मतलब होता है कौन सा एनर्जी, ये का मतलब होता है जो अर्हेनियस इक्वेशन में आता है ना, कौन सा होता है भाई, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले इसको, ऐसा करके, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं ना इसको। यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो ये है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट है यूनिट, है ना, जूल अपॉन किलोमोल आएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो उसके बाद में मैंने E का वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन मुझे और भी कुछ पूछा है। जो E पूछा है उसके बाद में पूछा है ऐसा कितना कौन से टेम्परेचर पे हाफ पीरियड होगा, यानी कि हाफ पीरियड पे कितना टेम्परेचर होगा। चलो ठीक है भाई, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ अगर फाइंड आउट करते हैं तो हाफ लाइफ दिया हुआ है 250 सेकंड्स, 250 मिनट्स दिया हुआ है। इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया और केक ऑफ T1/2 जो है उसका यूज़ करके आपने K फाइंड आउट कर लिया। ये जो K आया ना, ये K का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, है ना, K का वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा ये टेम्परेचर जो कि यहाँ पे फाइंड आउट किया गया है ना। आप खुद एक बार ट्राई कर लेना गिन के खुद से, क्योंकि इसमें ये जो गड़बड़ी होती है यूनिट्स की और वो सब, वो आपको पता चले, बराबर है। इसमें कोई और शॉर्टकट नहीं है बेटा, लेकिन इसमें आपको ये थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा कि ये मुझे इक्वेट करना है, ये सब स्ट्राइक आपको खुद से होना चाहिए। चलो इसके बाद में हाउ मच एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, तो ये तो बहुत इजी है यार, इसका इक्वेशन बना दो, है ना। Al+3 में से आपको 3 इलेक्ट्रॉन डालोगे तभी तो ये Al बनेगा यार। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 3 फेराडे, और 3 फेराडे को कई बच्चे ऐसा करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, तो हमें एक्चुअली 96,500 से मल्टीप्लाई करना है, इतना कूलम आएगा, है ना। तो ऐसा करके आपको करना है। चलो तो ये सब आप कर सकते हो वेरी इजीली। चलो तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ भाई। चलो बाकी का आप कर लोगे, जैसे कि ये वाला है MnO4 माइनस से Mn+2। अभी MnO4 है, इसमें Mn जो है वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसको अगर x मान लेते हैं तो x - 8 इज इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू 7, यानी कि Mn जो है वो +7 स्टेट में है, और यहाँ पे जो Mn है वो +2 में है, यानी कि जो डेल्टा हुआ वो 5 का हुआ, यानी कि 5 फेराडे का रिक्वायरमेंट है ना। फेराडे का मतलब है 96500, तो मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो आगे करते हैं भाई। आगे कौन सा रिएक्शन इक्वेशन है, हाँ, इसमें आपको एक ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों कि 100 ग्राम लिक्विड A है जिसका मोलर मास इतना है, उसको आपने डिज़ोल्व किया हुआ है लिक्विड B में जिसका मोलर मास इतना है। यानी कि इसको अगर मैं ऐसा करूं, इसमें पहले मैंने सपोज़ के लिया हुआ है B, है ना, ये मैंने लिया हुआ है B, ठीक है, और इसमें मैं कुछ A डालता हूँ, इसमें मैं कुछ A डालता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, A कितना डाल रहा हूँ भाई, A डाल रहा हूँ 100 ग्राम, और ये B जो था वो कितना था 1000 ग्राम, ठीक है। चलो अब इसका मोल भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। चलो 100 डिवाइडेड बाय अगर इसका मोलर मास यानी कि 140 करेंगे तो आपको इसका मोल मिल जाएगा ये वाला, है ना, और सिमिलरली B का भी मोल मिल जाएगा भाई, तो B का मोल भी इतना मिल जाएगा, ठीक है। अभी मोलर
मोल्स मिल गए हैं तो मोल फ्रैक्शन भी मिल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आएगा, Na/Na + Nb। तो इतना करके आपका मोल फ्रैक्शन भी मिल गया। अभी पता है कि दो कंपोनेंट होते हैं Xa + Xb, ये मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, तो इस ऑलवेज 1 होता है ना। तो आपको अगर ये मिल जाता है तो ये भी मिल जाएगा, है ना, 1 माइनस करके। तो आपको ये मिल गया Xa और Xb। अच्छा, अभी आगे पूछा गया है, हमें पूछा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी इज़ दिया हुआ है, यानी कि Pb 0 दिया हुआ है। Pb 0 दिया हुआ है बेटा, कितना 500 है ना, हाँ 500 टॉर। ठीक है, ये टॉर देखिए घबराना नहीं है अभी, टॉर और mmHg सब एक ही होता है। चलो, उसके बाद में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, यानी कि Pa 0 जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। और अच्छा, Pt दिया हुआ है ना, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मुझे Pt दिया हुआ है। भाई एक चीज़ तो पता है सबको कि Pb 0 जो होता है ना, उसका इक्वेशन ऐसा होता है, यानी कि नॉर्मल जो Pb होता है इसका इक्वेशन होता है Pb = यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ B = प्योर कंपाउंड का वेपर प्रेशर इंटू इसका मोल फ्रैक्शन। तो उसका करके मुझे Pb मिल गया, है ना, Pb मिल गया। अभी दूसरा ये भी पता है कि Pa + Pb = होता है टोटल प्रेशर। ये मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो अभी मैंने Pb निकाला, Pt मुझे दिया हुआ है तो मुझे Pa मिल जाएगा। तो यही तो यहाँ निकाला हुआ है। और फिर बेटा ये फिर उल्टा किया, यानी कि Pa = होता है Pa 0 × Xa का मतलब है मोल फ्रैक्शन। अभी ये तो हमने ऑलरेडी आगे निकाला हुआ था, है ना, इसका यूज़ करके। और Pa 0 जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है, लेकिन Pa मुझे यहाँ से मिल गया तो मैंने यहाँ पुट कर लिया, तो मुझे Pa 0 भी मिल सकता है, राइट। चलो, उसके बाद में आप एक बार खुद कर लेना बेटा ये वाला। चलो, आगे कौन सा है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस पूछा है, अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो। अच्छा ठीक है, चलो तो पहले वाला करते हैं भाई। ये क्या है, सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड है, दोनों Ag है, और AgNO3 है ना, एक्वस सॉल्यूशन है AgNO3 का, यानी कि एक होगा प्लस एक होगा माइनस। अच्छा भाई, माइनस के पास क्या क्या जा सकता है, कैथोड जो होता है वो माइनस होता है। तो माइनस के पास जाने के लिए दो प्लस है हमारे पास। एक तो पानी, अगर यहाँ पानी होगा तो पानी जो है वो H+ एंड OH- माइनस में जाएगा, एंड ये जो AgNO3 है वो Ag+ एंड NO3- माइनस में जाएगा। ठीक है, तो अभी जब Ag एंड ये है तो Ag जो कैथोड जो नेगेटिव होता है ना, जो नेगेटिव होता है उसके पास कौन जाता है, Ag+ जाता है या फिर H+ जाता है। अभी Ag एंड हाइड्रोजन दोनों में से कौन ऊपर होगा उसी का तो रिडक्शन होगा, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो भाई लिथियम के बाबा सरदार वाली जो सीरीज़ है अपनी, है ना, लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना मांगे आलू पानी में, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना प्रभु। फिर हाइड्रोजन होता है, फिर इडियट कुत्ता मर्क्यूरी, है ना, इडियट कुत्ता मर्क्यूरी, फिर सिल्वर भी होता है ना, सिल्वर, और फिर ऊपर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, राइट, लाइक दिस। तो अभी अगर करते हैं हम लोग तो ऊपर कौन आता है भाई, ऊपर सिल्वर आता है और नीचे आता है आपका हाइड्रोजन, है ना। तो जो ऊपर आता है उसी का होता है रिडक्शन। तो भाई रिडक्शन किसका होगा, Ag का होगा, राइट। इसलिए मैंने इसमें किसका रिडक्शन होगा बेटा, Ag का रिडक्शन होगा। ये वाला लिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे Ag का रिडक्शन होगा जिसको मैंने चूज़ किया हुआ है, राइट। तो Ag पे क्या होगा, Ag पे कैथोड होगा, मतलब Ag जो होगा वो कैथोड पे लगेगा। और एनोड पे क्या होगा भाई, एनोड पे तो अभी देखो एक चीज़ याद रख लो कि अगर आपका कैथोड जो इलेक्ट्रोड है वही उसी का सॉल्यूशन होता है ना, तो नॉर्मली वही आके चिपकता है, मतलब वही जो है वो गलता है अंदर, है ना। तो Ag जो है वही डिज़ोल्व होने वाला है ना, Ag जो है वो डिज़ोल्व होके अंदर सॉल्यूशन में जाता रहेगा। चलो ठीक है, उसके बाद में यानी कि इसके ऊपर भी Ag ही आएगा। चलो, तो ये भी ऑलरेडी हमने मटेरियल में हमारा किया हुआ है कि भाई अगर इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन जो है दोनों सेम हो तो दोनों पे Ag ही आता है ना, दोनों पे Ag आता है। तो बहुत ही सिंपल था। उसके बाद में क्या है भाई, इसके बाद में है AgNO3 एंड प्लेटिनम वाला है। तो भाई चलो कर लेते हैं। यहाँ पे है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और अंदर कौन सा सॉल्यूशन है, AgNO3। चलो, AgNO3 एक्वस है कि नहीं है, एक्वस है, हाँ बिल्कुल, यानी कि पानी भी है। तो हमें यहाँ पे आयन से क्या मिलने वाला है, Ag+ मिलने वाला है, H+ मिलने वाला है, पानी की वजह से NO3- मिलने वाला है, और
ओ एच माइनस मिलने वाला है। अभी कैथोड पे कौन जाएगा, जो पॉजिटिव होगा, कैथोड नेगेटिव होता है ना। तो चलो दोनों में से भी कौन जाएगा, और अभी किया सिल्वर ही मिलता है, राइट। तो चलो ये तो हमने कर लिया कि कैथोड पे तो सिल्वर मिलेगा। अच्छा, अभी एनोड पे क्या होगा, तो बेटा एनोड जो होता है ना, तो अभी एनोड की बात कर लूँ तो अभी तो पहले एजी था, तो एजी यहाँ रिप्लेस कर देता था ऊपर वाले केस में, लेकिन यहाँ तो पीटी है, पीटी तो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है जो कि गलता नहीं है। तो उस केस में बेटा, उस केस में फिर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, NO3 माइनस के और OH के, है ना। तो ऑब्वियसली OH माइनस का ही होता है। तो OH माइनस अगर होता है ना, तो हमें याद रखना है कि भाई ऑक्सीजन मिलता है, ये ऑलरेडी भी हमने किया हुआ है। तो अगर OH माइनस का होता है तो पानी मिलता, ऑक्सीजन मिलता है। चलो ठीक है। उसके बाद में भी क्या क्वेश्चन था, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एंड सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट था, है ना। डाइल्यूट आता है तभी पता चल जाता है कि इसमें OH माइनस का होगा, है ना। चलो ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे है H2SO4, है ना। तो यहाँ आयंस मिलने वाले हैं H+, SO4-2 एंड दूसरा कौन सा मिलेगा, OH माइनस। तो भाई कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे जाएगा, अभी पॉजिटिव तो एक ही है यार, पानी का करो या H2SO4 का करो, तो वो तो हाइड्रोजन ही बनाएगा। एक तो बात क्लियर हो गई। उसके बाद में एनोड पे क्या होने वाला है, तो भाई एनोड जो होता है ना, तो एनोड जो होता है वो तो पॉजिटिव होता है। तो जब वो पॉजिटिव होता है और वो डाइल्यूट लिखा हुआ है ना, तो जब डाइल्यूट लिखते हैं तो इसका मतलब कि OH का होगा, राइट। अगर कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक लिखा होता तो इसका होता और H2O8-2 बनाता, ठीक है। तो अभी के किस में OH माइनस का होगा और O2 मिलने वाला है। चलो उसके बाद में कौन सा है अभी रिएक्शन, इसके बाद में CuCl2 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो चलो करते हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है और यहाँ है CuCl2 ना, हाँ CuCl2, ठीक है। तो ये यहाँ हमें आयंस कौन से मिलने वाले हैं भाई, Cu+2 मिलने वाला है, Cl- मिलने वाला है और H+ मिलने वाला है और OH- मिलने वाले हैं। भाई कैथोड पे कौन जाता है, पॉजिटिव होता है वो, लेकिन इन दोनों में कौन जाएगा, तो भाई वो सीरीज़ याद कर लो भाई, जो ऊपर होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर होगा उसका होगा। भाई हाइड्रोजन एंड कॉपर, इसमें से कौन जीतेगा, भाई जीतेगा तो इंडिया ही, लेकिन अभी के लिए कॉपर जीतने पड़ेगा, तो कॉपर जो होगा उसका कैथोड पे चिपकेगा। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद में एनोड में क्या होगा, एनोड में भाई जाता है जो नेगेटिव होता है वो आइदर हो सकता है OH माइनस का या हो सकता है Cl माइनस का, है ना। तो इसके केस में किसका होता है बेटा, Cl का होता है। तो ये चीज़ हमें याद रख लेना है कि अगर Cl माइनस जो है वो होता है तो नॉर्मली इसका होता है Cl माइनस का ही, OH माइनस एंड Cl माइनस में से। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि अगर यहाँ पे NaCl होता और वो डाइल्यूट होता, है ना, तो फिर हम OH का करते हैं। अगर डाइल्यूट वर्ड लिखा हुआ होता है तो हम OH का करते हैं, नहीं तो हम नॉर्मली इसका ही करते हैं, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ते रहो और यही सब क्वेश्चंस को आप खुद भी एक बार कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर।